टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज आप लोगों के लिए लाया गया है लेवल 3 में, ये पार्ट 2 है जी। ध्यान देना आप लोग। देखिए ये लेवल 3 का पार्ट 2 है, ठीक है जी। और पार्ट 1 जो है वो आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। जिन विद्यार्थियों ने पार्ट 1 ना पढ़ा हो वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां से वो पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो हम लोग विदाउट एनी डिले अपनी टॉपिक पर आते हैं। देखिए जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि ये सब आए हुए प्रश्न हैं, यानी कि एसएससी सीजीएल आदि में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हम लोगों का है, आप लोग क्वेश्चन को देख लिए होंगे जी। ओके देखिए एक मिनट, ये देखिए आप लोगों को क्या बताना है, सिमिलर वर्ड और उनके सिनोनिम आप लोगों को बताना है, ठीक है जी। ओके ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए है मर्सी। अब मर्सी क्या है जी, ये है दया। दया ही क्या है जी, करुणा, ठीक है ना। आप लोग समझते होंगे। अब इसको आप लोगों को समझना है। इसी चीज को हम लोग जी कहते हैं क्या, बड़ा सरल है लेकिन फिर भी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। इसी चीज को हम लोग कह सकते हैं पीटी जी, इसी चीज को कहा जाता है कंपैशन। कंपैशन और इसी चीज को हम लोग कहते हैं जी क्लीमेंसी। देखिए क्लीमेंसी थोड़ा सा मर्सी से अलग है लेकिन भाव में तो एक ही है। ये ध्यान दीजिएगा, ये भाव में तो एक ही है। जैसे मर्सी का मतलब क्या होता है, दया। लेकिन जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति किसी कमजोर व्यक्ति पर दया दिखाता है तो होता है मर्सी। और जो ये क्लीमेंसी है ये क्या होता है कि न्याय करते समय, किसी को दंड देते समय जो दया दिखाई जाती है हम उसको कहते हैं क्लीमेंसी, ठीक है जी। ओके तो पहला सवाल आप लोगों का ये सही है, ये हो नहीं सकता। ये तो आप जानते हो वसीयत होती है, ठीक है ना जी। मृतक से प्राप्त हुए धन संपदा को हम लोग कहते हैं, है ना। ये भी नहीं हो सकता, ये सब नहीं है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पे। देखिए कॉम्पिटेंट, ये शब्द मैंने आपको लेवल 1 में पढ़ाया है जी। इन सब पे ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कॉम्पिटेंट का मतलब ही मैंने आप लोगों को बताया था क्या, योग्य। योग्य अब अगर मैं हिंदी लिखता हूँ तो हिंदी लिखने में आपको इसलिए लिख रहा हूं कि ताकि आप उन शब्द को कभी भी पढ़े हो, किसी भी अर्थ में जानते हो, तब वहां से आपको समझना बहुत आसान होगा। योग्य होता है, काबिल होता है, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं निपुण कहते हैं। इसी चीज को हम लोग जी कहते हैं पारंगत कहते हैं। पारंगत को ही हम लोग जी सिद्धहस्त कहते हैं। जो व्यक्ति बड़ा ही कुशल हो, बड़ा ही किसी काम में माहिर हो, है ना, जिसके पास काम करने की बहुत अच्छी योग्यता हो। ये शब्द मैंने आपको पढ़ाया है लेवल 1 में, आप लोग देखिएगा जी। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा तो कॉम्पिटेंट योग्य जो है, तो इसमें योग्य क्या है जी, ये देखिए कैपेबल। ओके ये पुअर गरीब है। कॉम्प्लेक्स तो मनोवृत्ति होती, मिश्रण होता है। बिगिनर जो शुरुआत करने वाला, ये नहीं हो सकता। अब हम आपको यहाँ बता रहे हैं जी, इसी चीज को तो हम लोग कहते हैं प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बात होती नहीं होती है, प्रोफिशिएंट और एफिशिएंट। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं, आप लोग ध्यान देते रहो जरा, इसी चीज को हम लोग कहते हैं पास्ट मास्टर, है ना। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं एडेप्ट। ये सब जी हम आपको बता रहे हैं कि सब लेवल 1 में एकदम विद्यार्थियों को रटा दिए गए हैं, एकदम उनके माइंड में सब सेट कर दिया गया है। एडेप्ट होता है पास्ट मास्टर, प्रोफिशिएंट, एफिशिएंट, है ना। इसी से तो बना है, जैसे मैंने कहा कॉम्पिटेंट डॉक्टर। क्या कहा जी, कॉम्पिटेंट डॉक्टर का मतलब क्या हुआ, अच्छा डॉक्टर। मैंने ये सब बता रखा है।
कॉम्पिटेंट डॉक्टर, कॉम्पिटेंट लायर, कॉम्पिटेंट टीचर। ओके, एक अच्छा टीचर। अच्छा टीचर का मतलब वो टीचर जो आपको पढ़ा रहा है और उस विषय को पढ़ाने के लिए वो योग्य है, वो काबिल है, वो निपुण है, वो अपने काम में पारंगत है, वो अपने काम में सिद्धहस्त है, वो माहिर है। ठीक है ना जी। तो ये सब सारी चीज आप समझ गए ना। प्रोफिशिएंट, एफिशिएंट, पास्ट मास्टर, एडेप्ट होता है, स्किल्ड भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो कॉम्पिटेंट का यहाँ क्या है जी, कैपेबल। देखिए पूछे हुए सवाल है, जब हम आपको एक एक शब्द, ये सब लेवल 1 में पढ़ाते हैं एक एक शब्द को, तो आप लोगों को बिल्कुल वहां से देखना चाहिए ये लेवल 3 का है। मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आप लोग ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं और ये सब आए हुए सवाल हैं जी, है ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग आगे बढ़िए। ध्यान दीजिए, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश भी करते हैं ताकि कम समय में ज़्यादातर चीज़ें आपको पढ़ाई जा सके। लेकिन आप लोग समझदार होंगे, आप लोग समझते भी होंगे कि अगर मैं इनको चाहूँ तो फटाफट मैं बता दूं कि विकल्प सही है, ये विकल्प गलत है, लेकिन उनको समझना है जी, है ना। नहीं तो ये सब आप लोगों को कहीं से भी मैटर मिल सकते हैं, है ना। तो इंस्टिल का मतलब क्या होता है? इंस्टिल का मतलब होता है किसी भी चीज को दिमाग में बैठाना। आप इसको ऐसे समझ जाओ, दिमाग में बैठाना या स्थापित करना। इंस्टिल का मतलब होता है दिमाग में बैठाना या स्थापित करना। यानी कि हम कह लें कि टू मेक समथिंग लर्न, किसी चीज को याद करा देना, है ना। टू समवन, किसी को, बाई रिपीटिंग, बाई रिपीटिंग ऑफन। मतलब किसी चीज को बार बार दोहरा करके, बार बार उस बात को बता करके किसी के दिमाग में उस चीज को बिठा देना। तो दिमाग में बैठाना क्या है? दिमाग में स्थापित कराना, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं याद कराना, है ना। अब जो याद कराने का अंग्रेजी होगा, कभी कभी आप देखिएगा जी, मैं लेवल 1 में इसकी चर्चा किया हूं, आप लोग लेवल 1 की वीडियो जरूर देखिएगा। तो याद कराना क्या है? याद कराने का जो भी शब्द होगा जी, वो इंस्टिल का आपका सिनोनिम हो सकता है। स्टॉप्ड तो है नहीं जी, टुक आउट तो है नहीं, अब यहाँ पे निग्लेक्ट है नहीं, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं इनकलकेट। देखिए अंग्रेजी में भी आपको बता दिया जा रहा है, इसी चीज को किसी के माइंड में कोई चीज इम्प्रिंट कर दिया जाता है जी, ठीक है ना। ओके, इनकलकेट कर दिया जाता है, उसके दिमाग में बिठा दिया जाता है ना। इसी चीज को कहते हैं टू सेटअप समथिंग इन माइंड, है ना। ओके, इम्प्रिंट कर दिया गया। इसी चीज को इम्प्लांट भी होता है, किसी चीज को स्थापित कर देना। तो जब स्थापित करना आ रहा है तो यहां तो इंस्टिल का मतलब दिमाग में स्थापित करना। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पे सिनोनिम पूछी जाती है वो कभी कभी एग्जैक्ट नहीं होते हैं, उनकी जो नियर मीनिंग होती है वो पूछी जाती है, नियरेस्ट मीनिंग। एक आप जरा उदाहरण से यहाँ पे आप समझ जाओ जी, ये सब आप लोग देख लिए, तो इसका सही विकल्प क्या है? इनकलकेट। ध्यान देते रहिएगा जी, बड़े काम की चीज है। टू सेटअप समथिंग इन माइंड, इम्प्लांट कर देना, इम्प्रिंट कर देना। क्यों हुआ, कैसे हुआ, जरा मैं अभी आपको एक समझाता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, जैसे अभी आपसे मैं पूछ लूं जी, ध्यान देना। ओके, जैसे मैं अभी यहाँ पे एक शब्द को लिखता हूं क्वेंच। क्वेंच आप लोग समझते होंगे, क्वेंच का मतलब होता है जी प्यास बुझाना। क्या होता है मैं बता रहा हूं, जरा आप लोग हमारे बात को समझने की कोशिश करो। प्यास बुझाना, अब इसका हम लोग सिनोनिम बताइए आप लोग। ए हो गया, एक शब्द हमने लिख दिया पेस्टर, और एक शब्द हमने लिख दिया जी अटैक, और एक शब्द हमने लिख दिया जी क्लियर। ओके, एक शब्द हमने लिख दिया जी ये हार्ड, और एक शब्द हमने जी लिख दिया ओके पुट आउट, पुट आउट। ओके, अब बताइए
अब इसमें पूछ रहा है कि इसका सिनोनिम क्या है। देखिए क्वेंच का मतलब तो होता है प्यास बुझाना, मैं इसको और आगे कर दूं, इसी का मतलब तो हो गया स्लैक, प्यास बुझाना। अब बताइए क्या पेस्टर होता है? पेस्टर नहीं हो सकता। अब इसमें पूछ रहा है नजदीक का मीनिंग कौन है, नियरेस्ट कौन है, उसका सिमिलर मीनिंग क्या है, उसके जैसा मीनिंग क्या है ना। तो अब पेस्टर का मतलब तो किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछकर उसे तंग कर देना, परेशान कर देना, ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब तो अनॉय हो गया, किसी व्यक्ति को नाराज कर देना, परेशान कर देना, है ना। अटैक इसका मतलब तो जी हमला कर देना, ये भी नहीं होगा। हार्ड का मतलब जी कठिन, ये भी नहीं होगा। अब पुट आउट होगा, जबकि पुट आउट और क्वेंच अलग अलग चीज है जी, ठीक है। अब क्वेंच और पुट आउट एक चीज नहीं है जी, आप ये ना समझिएगा कि नहीं ये एकदम एक जैसे हैं, जहां हम क्वेंच यूज कर सकते हैं वहां हम पुट आउट यूज कर दे, और जहां पुट आउट यूज कर सकते हैं वहां पे क्वेंच यूज कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। क्वेंच का मतलब प्यास बुझाना और पुट आउट का मतलब आग बुझाना। तो यहां पे एक कॉमन वर्ड आ रहा है बुझाना, तो बुझाना जब आ गया तो इसका ये सिनोनिम बन गया, इसका ये सिमिलर वर्ड यहां कंसीडर कर लिया गया। इस तरीके से आप लोगों से सिनोनिम पूछे जाते हैं, इस तरीके से आपसे सिमिलर वर्ड पूछे जाते हैं, और उनकी जो नियरेस्ट मीनिंग है वो पूछी जाती है, नियरेस्ट वर्ड आपसे पूछे जाते हैं। समझ गए जी? तो यहाँ पे कौन विकल्प सही होगा? पुट आउट। सेम वही चीज यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंस्टिल का जो है वो जी इम्प्लांट भी हो सकता है, क्योंकि इंस्टिल का मतलब दिमाग में बिठाना, तो इम्प्लांट माने भी किसी चीज को बिठाना, और इसी चीज को हम लोग इम्प्रिंट भी कहते हैं जी, बिठाना, है ना। और इसी चीज को आप कह लो तो कहीं आपका अगर ना कोई हो तो सेटअप भी दिया जा सकता है, ठीक। और इसी चीज को इनकलकेट कहा जा सकता है। आप लोग ध्यान देंगे जी समझ जाएंगे, नहीं समझ सकते तो आप लेवल 1 पे मैं वो कैप की क्लास पढ़ाता हूं, आप लोग वहां से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप लोग जुड़ने की कोशिश करिए टेलीग्राम से, मैं वो कैप के लिए आप लोगों के लिए 100% सोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा, है ना। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, इंस्टिल का यही सही है, ये नहीं है, ये नहीं है जी, ये नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब क्या है, एग्जैस्परेट, ये आपका है एग्जैस्परेट। ये क्या है जी? किसी व्यक्ति को क्रोधित कर देना। क्रोधित कर देना क्या है जी? क्रोधित करना, समझ गए होंगे। क्रोधित करना, क्रोधित करना किसी व्यक्ति को गुस्से में कर देना, उसे नाराज कर देना, है ना। इसी चीज को हम कहें आग बबूला कर देना। ये सब हिंदी भी समझते रहो जी, जितने हिंदी भाषी इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनके लिए भी मैं बाइलिंगुअल होने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वो सारे तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जिस तरीके से सभी विद्यार्थियों को समझ में आ जाए, चाहे मैं उसके लिए बाइलिंगुअल हो जाऊं, चाहे मैं उसको हिंदी में बताऊं, अंग्रेजी में आपको समझ में आना चाहिए। क्रोधित करना, आग बबूला हो जाना, इसी चीज को हम लोग कहते हैं जी मैडन, नाराज कर देना, यही चीज है इन्फ्यूरिएट जी कर देना, ठीक है ना। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं इनरेज। इसके बारे में सारे शब्द पढ़ाए गए हैं, जहां पे क्रोध को मैंने पढ़ाया है उन सारे शब्द को मैं पढ़ा चुका हूं जी। आप लोग वहां से जुड़िए, वहां से एक एक शब्द को पढ़िए। थोड़ा बहुत से विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर टाइम ज्यादा लगता है। देखो जी, आप किसी भी चीज के, अगर आप बड़ी चीज के लिए कोशिश कर रहे हो, थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड कमजोर है या आपको कोई चीज क्लियर नहीं है, तो आपको थोड़ा टाइम स्पेयर करना पड़ेगा उसके लिए, राइट। आप लोग किसी भी चीज को, हर चीज को जल्दबाजी में हेक्टिक वे से नहीं पा सकते जी, है ना, हेक्टिक वे। शब्दों पे ध्यान देना, हर चीज में आप लोगों को पढ़ाता जाऊंगा, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे ध्यान दीजिएगा जी। अब ये आ गया फेन, मैं शब्दों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप समझ जाए। मैं तो बता सकता हूं कि नहीं जी ये फेन हो गया इसका जी, तो ये हो गया प्रिटेंड, बहाना करना, लेकिन ये आपकी समस्या का समाधान नहीं है। आपकी समस्या का समाधान है का फेन को समझना। फेन का मतलब हो गया जी ढोंग करना। अब आप जब ढोंग करने का जितना भी आप शब्द जानते होंगे तो बात आप मान लो कि उसका वो सिनोनिम बन सकता है। अब ये देखना होगा कि उसका नियरेस्ट मीनिंग कौन है, यही चीज तो आपकी टेस्ट किया जाता है जी। ढोंग करना, ढोंग करना ही तो क्या है जी? पाखंड करना। अब आप ये हमें बताओ कि ढोंग करना और पाखंड करना क्या है? जो चीज ना हो, जो
चीज ना हो उसे दिखाना या उसे दिखाने की कोशिश करना, उसे दिखाने की कोशिश करना, उसे दिखाने की कोशिश करना। अब आप जरा 2 मिनट का पेशेंस रखो, हम आपकी समस्या का समाधान करते हैं। कैसे बच्चे नहीं समझ पाते कि इधर का शब्द जी उधर कैसे भाग गया, इधर का उधर क्या हो गया। अभी मैं आपका यहाँ पे FEIGN लिख दूं जी, फैन, और मैं आपको यहाँ पे 4 शब्द दे दूं। मैं आपको यहाँ पे दे दूं जी एंगर दे दूं, मैं आपको यहाँ पे टिमिड दे दूं, और यहाँ पे मैं आपको दे दूं जी ओके, मैं आपको यहाँ पे कुरियल दे दूं, और यहाँ पे डी पे मैं आपको दे दूं जी ओके, और यहाँ पे मैं दे दूं ऑस्टेंटेट, ऑस्टेंटेट है ना ओके, या यहाँ पे मैं आपको दे दूं जी डिस्प्ले। अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पे डिस्प्ले हो या ऑस्टेंटेट हो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो जाएगा जी ऑस्टेंटेट और डिस्प्ले हो जाएगा। आप कहोगे क्यों जी, फैन का मतलब तो हो गया ढोंग करना, यानी कि पाखंड करना, यानी कि इसी का मतलब हो गया जी बहाना बनाना। क्या करना जी, बहाना बनाना। कोई चीज जब आप बहाना बनाते हैं, बहाना किए हुए हो, ढोंग किए हुए हो, पाखंड किए हुए हो, जैसे मैंने कहा वह पागल नहीं है, वह बना पागल है, तो मैं उसको क्या कहूंगा, ही इज अ फेंड मैड, वो एक बना पागल है। अब बना पागल का मतलब समझ गए ना, कि वह एक बना पागल है, मतलब उसने पागल होने का ढोंग किया है, उसने पागल होने का पाखंड किया है, यानी वो पागल नहीं है, केवल अपने को पागल दिखाने की वो कोशिश कर रहा है। समझ गए कि नहीं आप लोग जी ओके। अब आप इस चीज को जान गए कि दिखाना तो डिस्प्ले होता ही है, तो उसमें उसका सेंस जुड़ रहा है कि नहीं, इस तरह से पूछा जाता है और विद्यार्थी बहुत परेशान हो जाते हैं। इस तरह की सलूशन मैंने आपके लेवल 1 में बहुत अच्छी तरीके से आपको दिया है, आप लोग के लिए, आप लोग वहां पढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे क्या होगा, फेन होता है बहाना करना, और बहाना करने का ये जी देखो, मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको सारी चीजें पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इसी चीज को हम लोग कहते हैं जी गोल्ड ब्रिक, भी एक शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है, कई बार पूछा गया है कंपटीशन में, ध्यान दीजिएगा। और इसी चीज को हम लोग गोल्ड ब्रिक भी कहते हैं। और ये थे देखिए जी थोड़े से शब्द को स्विंग द लीड, ये भी होता है। इनका सबका क्या मतलब होता है जी, मलिंगर दूसरी चीज है, फेन दूसरी चीज है। मलिंगर का मतलब होता है प्रिटेंड टू बी इल स्पेशली टू अवॉइड द वर्क, यानी काम से बचने के लिए बीमारी का बहाना करना, जिसका मतलब होता है, आपने हिंदी पढ़ा होगा तो हिंदी भाषी होंगे जरूर जानते होंगे, पेखन करना। समझ रहे हो कि नहीं, पेखन करना। जैसे बच्चा जब स्कूल जाने का टाइम होता है, विद्यालय जाने का टाइम होता है, तो कहता है आज मेरे पेट दर्द है, आज सिर दर्द है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो उसकी अम्मा कहती है कि बच्चा बहुत ही पेखनहा है, राइट, बहुत पेखन करता है, रोज पेखन के रहता है, आज पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। तो पेखन करना का मतलब बीमारी का बहाना बनाना। जब तुम्हारे पिताजी कहते हैं जाओ बाजार सामान ले आओ, ये काम कराओ, तुम कहते हो अरे कर तो लेते लेकिन मेरा सिर दर्द कर रहा है, तो तुम भी क्या कर रहे हो जी, पेखन कर रहे हो। तो वही चीज एक शब्द है पेखन करना, मलिंगर, बीमारी का बहाना बनाना, यानी प्रिटेंड टू बी इल स्पेशली टू अवॉइड द वर्क। और वही चीज गोल्ड ब्रिक भी है, वही चीज स्विंग द लीड भी है जी, राइट। समझ में आया कि नहीं आया। और उसी चीज को हम लोग प्रिटेंड भी कहते हैं। समझ रहे होंगे ना जी आप, बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे। तो अब यहाँ पे ना ये है, हिंडर भी नहीं है, इंस्ट्रक्ट भी नहीं है, फोरटेल भी नहीं है, प्रिटेंड। समझ रहे हो ना, फेन दूसरी चीज है, मलिंगर दूसरी चीज है। लेकिन क्या है कि जब यहाँ पे ये बिल्कुल नजदीक नहीं है, ये तो बिल्कुल इंस्ट्रक्ट निर्देश देना होता है, फोरटेल तो भविष्यवाणी करना होता है, तो प्रिटेंड ही तो इसके नजदीक का बैठ रहा है मामला। प्रिटेंड बहाना करना, फेन। आगे समझ में कि नहीं आ गया आप लोगों को, 3 शब्दों पे ध्यान दो, ये भी कभी बनेंगे। आप कुछ इस तरह से पढ़ो जी कि काम आपका बिगड़ा हुआ बन जाए, और बिगड़ते बिगड़ते बनते बनते काम जो आपके बिगड़ जाते हैं वहां से थोड़ा सा बढ़त लो, क्योंकि यही वो कैब हमें ग्रामर में स्ट्रांग करते हैं, यही वो कैब हमें कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में भी हमें बढ़त दिलाते हैं। तो शब्दों को समझने में कोई हम लोगों को कमी नहीं करनी चाहिए, उसको अच्छे से समझना चाहिए।
तो इस पाठ को पढ़ाने के पीछे आपकी ओकैब को एम्पावर करना है जी। मैं आपकी ओकैब को मजबूत बनाना चाहता हूं कि शब्द कहीं से आए तो हर शब्द आपको रटे हुए हों जी। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है मेरे हिसाब से। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा जी, फटाफट, ज़्यादा टाइम हम कोई जाया नहीं कर रहे हैं आप लोगों का, लेकिन ये है कि थोड़ा समझाना बेहतर समझते हैं। जियोपार्डी, जियोपार्डी क्या है जी? संकट। अब संकट क्या है जी? मुसीबत। ये पढ़ा चुका हूँ, लेवल 1 में भी आया था, मुसीबत। और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? बला, है ना। तो अब ये क्या है जी? जियोपार्डी। अब यही एक आपने इसका भी नाम सुना होगा, डिजास्टर। आपने एक नाम सुना होगा जैसे डिजास्टर एनडीआरएफ होता है ना। अब आप यहां से एक एक चीज को सुने रहो, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, राइट, डिजास्टर होता है। और कैटेस्ट्रॉफी, कैटेस्ट्रॉफी आई हुई बड़ी आपदा होती है जी। और इसी चीज को, संकट को हम पेरिल भी कहते हैं, ठीक है ना जी। ओके, अब यहां से सब आप, और इसी चीज को हम लोग डेंजर भी कहते हैं, खतरा। तो आप जरा समझने की कोशिश करो कि है क्या। तो ये तो है नहीं जी, प्रमोशन तो बिल्कुल भी नहीं है, प्रिवेंशन तो रोकथाम है, ये है ही नहीं है जी, प्रोटेक्शन माने सुरक्षा होगी, ये तो होगा नहीं, तो पेरिल ही तो है जी, संकट। ओके, संकट, कैटेस्ट्रॉफी, डिजास्टर, डेंजर, है ना। अभी इसका मैं कम से कम आपको 10 समझाऊंगा। लेवल 1 में मैंने जी समझा भी रखा है, आप लोग जुड़िए जरा वहां से। आगे चलते हैं, देखिए ये सब कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने थोड़ा सा, आपका कभी कभी काम हम लोगों के बिगाड़ देते हैं। अब कॉन्टामिनेट क्या है? कॉन्टामिनेट का मतलब होता है जी प्रदूषित करना। लेकिन देखिए जी, प्रदूषित करना तो होता है, आप इसके पहले शुद्ध अर्थ को समझिए। कॉन्टामिनेट का मतलब होता है किसी शुद्ध चीज में अशुद्ध चीज को मिला दो, या गड़बड़ चीज को मिलाकर उसकी क्वालिटी को आप जब खराब कर देते हो तब वो हो जाता है। जैसे आप कह सकते हो टू मेक समथिंग, मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सुनते भी रहिए, थोड़ा लेजिबल कम होगा। टू मेक समथिंग इम्प्योर, किसी चीज को अशुद्ध कर देना, क्लियर, ओके। और बाई ADULT, अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन माने भी होता है जी मिलावट। ओके, जब आप किसी चीज में इम्प्योर चीज में प्योर चीज में इम्प्योर चीज मिला देते हो, खराब कर दिए, है ना, मिलावट कर देते हैं, तो प्रदूषित कर देना। और इसी चीज को कहते हैं जी क्या कर देना? गंदा कर देना। गंदा कर देना क्या है जी? ओके, यानी उसकी गुणवत्ता को खराब कर देना, ठीक। अब यहाँ पे कौन सा शब्द ऐसे हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो देखो जी, ये पलूट भी हो सकता है। दूसरी चीज, ये सबसे शुद्ध इसमें है अडल्ट, अडल्ट्रेट, मिलावट करना। मिलावट करने का मतलब हुआ किसी चीज की गुणवत्ता को खराब कर देना, राइट। जैसे अभी पेट्रोल में आप कोई भी दूसरा पदार्थ मिला दो जी, और वो पेट्रोल की क्वालिटी खराब हो गई, ठीक है ना। दूध में आप कोई चीज मिला दो, दूध जैसा कोई पदार्थ, ताकि वो भी दूध के भाव बिक जाए, तो आप उसको अडल्ट्रेट कर रहे हो, पलूट कर रहे हो। और इसी चीज को कंटेमिनेट भी होता है। इसी चीज से तो एक इसी के नजदीक का शब्द इनफैक्ट भी तो वही चीज है। और एक इसके जैसा शब्द भी क्या है जी? डिफाइल भी है, गंदा कर देना। ओके, डिफाइल शब्द पे ध्यान दो, कई बार पूछा गया है। और इसी चीज को पलूट कहते हैं, अडल्ट्रेट कहते हैं, इनफैक्ट कहते हैं, डिफाइल कहते हैं, ठीक है। और किसी भी चीज को गंदा कर देना, ये जी फाउल भी होता है, राइट। अब फाउल का मतलब तो होता है, क्लियर, किसी चीज को गंदा कर देना, है ना। तो ये सब सारी चीजें आप लोग दूर के अर्थ में ये सब बन जाते हैं। तो ये क्या हुआ जी? ये नहीं हो सकता। ये क्लींज, साफ करना होता है, साइंटिफिक पवित्रता होता है, और प्यूरिफाई, पवित्र करना होता है, तो पलूट हो गया, कंटेमिनेट, ठीक है। ओके, आगे ध्यान देते हैं। जैसे क्या हुआ जी? जैसे कोई व्यक्ति को कोल्ड हुआ है, किसी व्यक्ति को मान लो जुकाम हुआ है जी, और जब वो किसी स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आया, तो उसने क्या किया? स्वस्थ व्यक्ति को भी कंटामिनेट कर दिया, यानी उसको जुकाम था, उसके संपर्क में आने से उसको भी कंटामिनेट हो गया, यानी वो शुद्ध था वो अशुद्ध था, ये जुकाम वाला है बिना जुकाम वाला है, तो इसने इसको कंटामिनेट कर दिया। इसी से आप जान लो कि एक जो होती हैं बीमारियां कंटामिनेट होती हैं, ठीक है ना। ओके, अब उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। आगे चलते हैं आगे जी।
आगे आप लोग ध्यान दो। देखिए सब कुछ ये पूछे हुए सवाल हैं। अब कहते हैं एडिक्वेट। अब एडिक्वेट का मतलब क्या है जी? समुचित। जब कोई चीज समुचित होगी तो वो क्या होगी? पर्याप्त भी होगी। जब वो पर्याप्त होगी तो निश्चित ही वो मतलब भर के लिए होगी। जब मतलब भर के लिए होगी तो वो चीज जी कम ना होगी। कम ना होना, वो चीज कम ना होगी, कम ना होना मतलब भर के लिए है तो इसका लोग कम नहीं है, वो पर्याप्त है, वो समुचित है ना। और वही चीजें फिर क्या हुआ? भरपूर भी होता है। जैसे तुमने कहा जी संतरे में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, यानी भरपूर मात्रा में पाया जाता है मतलब पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, मतलब कि मतलब भर के लिए विटामिन सी उसमें पाया जाता है, समुचित विटामिन सी पाया जाता है ना। विद्यालय में विद्यार्थियों की बैठने की समुचित व्यवस्था है, यानी पर्याप्त व्यवस्था है, मतलब भर के लिए है, यानी कम व्यवस्था नहीं है। अब इसके लिए जितने भी शब्द हैं आप ले आइए जी। इसी चीज को हम लोग जी इनफ भी कहते हैं, है ना। और इसी चीज को हम लोग जी ग्रेट डील भी कहते हैं, और इसी चीज को हम लोग जी सफिशिएंट भी कहते हैं। इसी चीज को आप प्लेंटीफुल भी कहते हैं। आप शब्द को जानते होंगे, केवल आपको यहाँ पे समझना है। और प्लेंटीफुल होता है, और इसी चीज को हम लोग एम्पल भी कहते हैं, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं रिच। समझ में आया? जो काफी चीजें उसमें पाई जाए, जो कमी ना हो। तो ये सब आ गया। अब इनको मैंने लेवल 1 में भी पढ़ा रखा है जी, लेकिन अब यहाँ पे एक प्रोग्राम में चला रहा हूँ कि लेवल 3 में ज्यादातर चाहे वो ग्रामर के हो चाहे वो कैब के जितने भी अपेयर्ड क्वेश्चन हो उनको आपको पढ़ाया जाए। तो क्या होगा? इनेप्ट भी नहीं होगा, अनफिट भी नहीं होगा, मीगर माने जी कम होता है, कमी कम, है ना। अपर्याप्त जिसका मतलब होता है, सुनते जाओ, मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करना चाह रहा हूं। तो क्या हो गया जी? सफिशिएंट। क्योंकि वैसे भी क्लास आप लोगों की लंबी हो जाती है, लेकिन लंबी और छोटी पे ध्यान ना दो। आप ये देखो कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और एक आपका फास्ट रिवीजन हो रहा है जी, ठीक है ना। एक आपका फास्ट रिवीजन चल रहा है जी। ओके, चलिए आगे ध्यान देते हैं। एक शब्द आपका ये देखो जी आया, ओनरस। अब ये ओनरस क्या है जी? ओनरस का मतलब ही होता है, शब्दों को समझते चले जाओ। ओनरस का मतलब होता है जी श्रम साध्य। श्रम साध्य का मतलब जिसमें परिश्रम की जरूरत हो, यानी जो परिश्रम की, जिसमें परिश्रम की जरूरत हो। मतलब ऐसा नहीं है कि बिना परिश्रम को काम हो जाए। और इसी चीज को कहते हैं हम लोग प्रयत्न साध्य। ठीक है ना जी। ओके, प्रयत्न साध्य है जिसमें परिश्रम की जरूरत है, जिसमें श्रम साध्य की जरूरत हो। मतलब कि जो बहुत आसान ना हो जी, जिसमें मेहनत करने को मांगता हो, जिसमें प्रयत्न की जरूरत हो। तुमने कहा सर तो इसके जैसा तो एक शब्द है स्टेनुअस। हमने कहा हाँ जी, स्टेनुअस का मतलब ही होता है, जैसे मैंने कहा, मेरी बात भी ध्यान देना, जैसे मैंने कहा प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज अ स्टेनुअस टास्क, राइट। इट इज नॉट अ इजी टास्क, ये कोई आसान काम नहीं है। प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज अ स्टेनुअस टास्क, एज अ ओनरस टास्क, एज अ आर्डुअस टास्क, राइट। बस ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, और यही चीजें जो है ये भी है। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं लेबर रिक्वायरिंग, राइट, है ना। बहुत चीजें हैं, आप पढ़ते जाइएगा आगे। मैं इसको लेवल 1 में पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, लेकिन पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो आप लोग वहां से देखिएगा, बहुत कायदे से इसको पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। फिर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अलूफ क्या है। अब शब्द के पहले मूल अर्थ को अच्छे से समझने की जरूरत होती है। अगर आप केवल जी जुगाड़ से कि नहीं ये सही है, ये गलत है, ये सही हो गया, ये गलत हो गया, ऐसे आप पढ़ लेते हो, तो निश्चित ही तरीके से जब उनके विकल्प बदल दिए जाएंगे, थोड़े से प्रश्न को घुमाया जाएगा, तो हो सकता है जी आपके लिए वो समस्या बन जाए। तो इसलिए शब्द के मूल अर्थ को समझिए। अलूफ का मतलब क्या होता है जी? क्लियर, नॉट फ्रेंडली टू अदर, जो अन्य व्यक्ति के प्रति बहुत, नॉट फ्रेंडली टू अदर्स, जो अन्य लोगों के लिए बहुत मित्रवत ना हो, यानी अलग थलग रहने वाला व्यक्ति हो। इसी चीज को जब हम अलग थलग व्यक्ति कहते थे, अलग थलग दूसरा है जी,
तो आपको सर इसका तो एक शब्द हम अपार्ट पढ़े हैं, हमने कहा हाँ जी ये भी होता है अपार्ट। और इसी चीज का एक शब्द तो होता है डिटैच, जो किसी से जुड़ा ना हो। ध्यान देना, अलूफ उस व्यक्ति को कहते हैं कि जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से लोगों के साथ जुड़ाव ना रखता हो, नॉट फ्रेंडली टू अदर्स, राइट। और वो अपने आप को अलूफ, अगर आप बहुत व्यक्ति होते हैं वो खिन्न स्वभाव के होते हैं, है ना, उनकी किसी से पटती नहीं है, उनकी किसी से बनती नहीं है, मतलब दे आर नॉट फ्रेंडली टू अदर्स, ओके। और दे आर शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, दे आर इल टेम्पर्ड पर्सन, ओके। और आप कह सकते हो कि दे आर नॉट वेरी फ्रेंडली टू अदर्स, ओके। तो बिल्कुल अपने आप को हमेशा वो क्या पाते हैं, अलग थलग पाते हैं, अपार्ट पाते हैं, डिटैच्ड पाते हैं, ठीक है ना जी, ओके। तब अब इसमें क्या हो गया, ये डिटैच्ड हो गया, राइट। रॉकी नहीं होगा, स्टेडी मजबूत होता है, प्रोटेक्टेड ये भी नहीं होगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक। जो व्यक्ति दूसरों से फ्रेंडली ना हो, अब उसको मैं और आगे समझाऊंगा आप लोगों को, राइट। आगे ध्यान देना, थोड़ा हम लोग जल्दी भी कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती है। ध्यान देना, रिप्राइमेंड क्या है। रिप्राइमेंड का मतलब मैं पढ़ा चुका हूं पहले भी आप लोगों को, डांटना होता है, फटकारना होता है जी, किसी व्यक्ति को बुरा भला कहना, है ना, बुरा भला कहना किसी बात के लिए, ओके। तो अब आप कहो कि सर इस तो स्कॉल्ड होता है, हमने कहा इसी चीज को मैंने कहा रिप्रोच भी होता है, जब आप किसी को बुरा भला बहुत कहते हो जी, ओके, रिप्रोच कहता है। और यही चीजें रिब्यूक भी होता है, ध्यान दे रहे हो ना, शब्द को आप समझते रहो, स्कॉल्ड है, रिप्रोच है, रिब्यूक है, ऑब्जर्गेट, ये शब्द कई बार पूछा गया है जी, समझते रहो, शब्द को हमेशा देख लिया करो, डिक्शनरी खुद खोलो फटाफट, राइट, सर्च करो शब्द को। तो ऑब्जर्गेट का मतलब ही होता है डांटना, फटकारना, फटकार लगाना, क्लियर, किसी व्यक्ति को किसी चीज के लिए जिम्मेदार बता देना, है ना। तो आ गया आपको, और आप जानते ही होंगे। और ये चाइल्ड भी होता है, ठीक, ओके, एडमोनिश भी होता है, देखिए जी, ठीक। आप लोगों को अगर जरा सा भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, और उसके लिए आप लोग अपना सजेशन भी दे सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप लोगों को तो पढ़िए आराम से, आपके सजेशन का वेलकम किया जाएगा, है ना। और मैं इन सारी चीज़ों को लेवल 1 में एक एक को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, आप लोग केवल जुड़िए थोड़ा सा। अब देखिए जी, ये आया शब्द आपका कंडेम। अब कंडेम क्या है जी, कंडेम का अगर हम लोग शुद्ध कहें तो आलोचना करना। अब आलोचना करना क्या है जी, आलोचना करना ही क्या है, निंदा करना। आलोचना करना ही क्या है, निंदा करना। और निंदा करना ही क्या है, एक शब्द आप जानते होंगे कि उन्होंने उनकी भर्त्सना किया, भर्त्सना करना, ओके। यानी किसी भी बात के लिए किसी व्यक्ति की आलोचना करना, कंडेम करना। तुमको सर अंग्रेजी अंग्रेजी में आपको बताते हैं जी, मैं बाईलिंगुअल होने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज कर देना, ओके। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं जी, मैं आपको दोनों भाषा में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है लेवल 1 में, रिप्रूफ कर देना। और इसी चीज को जी हम लोग कहते हैं डिनाउंस करना, किसी व्यक्ति के बारे में बुरा भला करना। और जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बहुत बुरी भला बात कहते हैं, बहुत उल्टी सीधी बात करते हैं, इनवे होता है। और इसी चीज को जी डायाट्राइब भी कहते हैं। और अगर यही चीजें आपसे पूछ ली जाएंगी तो इसी को आप अपनी एक सामान्य भाषा में कह सकते हो जी वर्बल अटैक। यानी इसी का मतलब, ये देखो जी अटैक, इसी का मतलब आप कहते हो शाब्दिक हमला। बोलो, जैसे मैंने कहा कि फला नेता ने फला नेता पे शाब्दिक हमला किया। शाब्दिक हमला किया का मतलब कि उनको मारा पीटा नहीं, उनके ऊपर कोई फायरिंग नहीं किया, अपने शब्दों से उन पे हमला कर दिया। शाब्दिक हमला किया मतलब उनके बारे में इन्वे किया, डायट्राइब किया, उनको बहुत डिनाउंस सीवियरली, बहुत कस के जो है उनको डिनाउंस किया, क्रिटिसाइज किया, रिप्रूफ किया। अरे जी समझ में, थोड़ा मैं जल्दी में हूं, मैं सोच रहा हूं कि समय सीमा खत्म हो रही है हम लोगों की। आगे आगे ध्यान देते हैं, बहुत आराम से पढ़िए आप लोग जी। अब कॉम्प्लासेंट क्या है,
देखिए कॉम्प्लासेंट एक अलग टेक्निकल ये सब शब्द हैं जी। अब आप इन शब्द को ना समझिए, केवल मैं बता दूं कॉम्प्लासेंट का क्लियर जी, एमिकेबल नहीं होगा, डिसकंटेंट नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये एक शब्द ये होता ये होगा। अब ये आपकी समस्या का समाधान नहीं है। आपकी समस्या का समाधान है कि आप कॉम्प्लासेंट को समझो पहले। इसका मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। जब कोई व्यक्ति आत्मसंतुष्ट हो, यानी कि हम बोलें तो सेल्फ सेटिस्फाइड। समझ गए जी, सेल्फ सेटिस्फाइड। जैसे आपके पास धन कम है या ज्यादा है, बट ओवरऑल यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड विद व्हाट एवर यू हैव, राइट, है ना। अ हैप्पी मैन इज सेटिस्फाइड विद व्हाट ही हैव, राइट, ओके, ध्यान देते हैं। तो अ हैप्पी मैन इज सेटिस्फाइड विद व्हाट ही हैज, जो उसके पास होता है वो उससे क्या होता है, संतुष्ट होता है जी, राइट। आगे आप लोग ध्यान देते हैं, आत्मसंतुष्ट, सेल्फ सेटिस्फाइड। और इसी चीज को एक शब्द आता है जी, स्मग भी होता है, ठीक। अब आप इसी चीज को आप समझ गए, स्मग भी होता है, आत्मसंतुष्ट सेल्फ सेटिस्फाइड भी होता है, और इसी चीज को हम लोग सेटिस्फाइड भी कहते हैं, है ना। तब बताइए, अग्रेसिव माने तो आक्रामक होता, ये नहीं होगा, डिसकंटेंट भी नहीं होगा, एमिकेबल ये तो होगा नहीं जी, ये हो गया आपका स्मग। शब्द पे ध्यान देना, सर्च करो शब्द को। जब कोई भी शब्द से आप संतुष्ट ना हो, कोई भी शब्द आपको पढ़ाया गया, उसका मीनिंग दिया गया, तो थोड़ा बहुत सर्च किया करो आप लोग भी अपनी तरफ से शब्द को, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि नहीं क्या बताया जा रहा है, क्या कहने का मतलब है। ओके, आगे जी ध्यान देना। फिर कह रहे हैं रिपरकशन। अब रिपरकशन क्या है जी, रिपरकशन को पहले हिंदी में हम लोग जब समझ लिए रहते हैं दुष्परिणाम। अब दुष्परिणाम क्या है जी, मेरी बात पे ध्यान देना, किसी घटना, आराम से इसको समझो, किसी घटना या बात का दुष्प्रभाव, यानी बैड इफेक्ट जी। किसी, जैसे मेरी बात पे ध्यान देना, जैसे मैंने कहा कि लोग जिस तरह से जी पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, गाड़ी यूज कर रहे हैं, व्हीकल यूज कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, कोई व्यक्ति को 100 किलोमीटर की यात्रा करनी है, अकेले बंदे को जाना है, लेकिन वो कार से चला जाता है, और चला गया वो 3000 2000 का पेट्रोल जला के 10-20 लीटर चला आया। तो बताइए वो पोल्यूशन बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है ना। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीन्स को नहीं यूज करता, राइट। तो इसका मतलब जिस तरह से हम लोग पोल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं, उस तरह से देखिएगा कि आने वाले समय में हम लोग उसके दुष्परिणाम हम लोगों को मिलेंगे। दुष्परिणाम मिलेंगे मतलब किसी घटना या किसी बात का जो दुष्प्रभाव होता है, वो बैड इफेक्ट, उसी चीज को रिपरकशन कहा जाता है। इसी बात को आप कह सकते हो एन इनडायरेक्ट रिएक्शन और इफेक्ट। एन इनडायरेक्ट रिएक्शन और इफेक्ट किसी चीज का होता है जी ना। ओके, अब इसी के जैसे आप शब्द जितने भी परिणाम वाले शब्द हैं जी, आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे एक शब्द आता है आफ्टर मैथ, आप लोग इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा जी, ओके, है ना। और यही चीज तो रिएक्शन है जी, जब कोई घटना हो और उसके बाद उसके बदले में किसी को रिएक्शन हो। जैसे आपने किसी को गाली दे दिया और किसी ने उठा के पत्थर मार दिया, उसे गुस्सा ही आपका सिर फूट गया। अब क्या किया उसने, सिर क्यों फोड़ा, आपने गाली दिया, उसी का तो रिएक्शन आपको मिला, यानी एक्शन का रिएक्शन होता है, आप समझ गए ना। आपने किसी को गाली दिया तो उस व्यक्ति ने भी आपको गाली दे दिया, तो एक्शन आपने किया और उसका फिर रिएक्शन हो गया। तो रिएक्शन भी एक प्रकार का परिणाम है जी। रिएक्शन क्या है, अभी शब्द को तभी तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, रिएक्शन भी तो रिजल्ट है। अब आप इस तरीके से अगर नहीं पढ़े हो कि रिएक्शन ही रिजल्ट है, रिजल्ट ही रिएक्शन है, तो आप फिर सिनोनिम के चक्कर में अगर आपने रटे हैं तब तो अलग बात है, लेकिन अगर फंसाया जाएगा तो फिर आप फंस सकते हैं जी, राइट। इसीलिए मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप थोड़ा सा समय खर्च करिए, समझ जाइए। आफ्टर मैथ भी होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया जी, रिएक्शन। समझ रहे हो ना जी, रिएक्शन भी एक परिणाम ही होता है, रिजल्ट होता है।
और इसी चीज को आप कह लो जी इम्पैक्ट भी होता है, प्रभाव। तो जितने भी प्रभाव वाली चीज है वो सब इसके बनने शुरू हो जाएंगे जी। इम्पैक्ट होता है उसका प्रभाव होता है ना। जैसे हम लोग फॉरेन कल्चर को इंडियन कल्चर में अडॉप्ट कर रहे हैं, तो जब फॉरेन कल्चर अब इंडियन कल्चर पे उसके इम्पैक्ट को देखा जा रहा है कि नहीं, उसी का प्रभाव देखा जा रहा है, राइट। अंग्रेज लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे रहे, तो उनकी कल्चर का प्रभाव हम लोगों पे देखा जा रहा है। तो नो डाउट कि व्हाट आप हमारी जो मॉडर्न कल्चर है दैट इज अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द वेस्टर्न कल्चर, राइट। ओके, अब इस चीज को आप समझिए, ज्यादा ध्यान देते हैं, इसको देखिए जी। अब ये क्या है, सॉल्टरी। अब ये सॉल्टरी का मतलब अकेला। अब अकेला शब्द को मैं लेवल 1 में पढ़ाया हूं, बार बार ये बात कह रहा हूं, आप समझिएगा। इस अकेला का मतलब हो गया जी बिना साथी का, बिना साथी का। जब कोई व्यक्ति अकेला है और बिना, अकेला का मतलब बिना साथी का, ठीक। तब ये क्या है, सॉलिटरी है। तो अब बिना साथी का है, अकेला है। अकेला है का मतलब जी वो क्या है, वो एक है। अब समझिए, वो एक है, वो एकल है, यानी वो दो नहीं है, यानी वो एकल है यानी कि दो नहीं है। जब वो दो नहीं है तभी तो वो क्या है जी, सिंगुलर है, राइट। तो ये अकेला का क्या हो जाएगा जी, आप ये समझ जाओ, कितनी आसानी से समझाने की कोशिश की गई। लोनली हो गया, ये आप समझते होंगे। और इसी चीज को हम लोग वन भी कह सकते हैं जी, और इसी चीज को हम लोग जी ये कह ही रहे हैं। देखिए इसी तरीके से आप लोगों से शब्द पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ओके, लोनली है, कोई लोन वन है, सिंगुलर है ना। और इसी चीज को हम लोग अलोन भी कहते हैं, ठीक है ना, ऑल अलोन, राइट। तो ये सब आप लोग समझ जाइए, तब ये सही है। ये आपका नहीं सही है जी, स्टबॉर्न, और स्प्लेंडिड नहीं है, सेंसिबल नहीं है, समझ गए आप लोग। ओके, देखिए अब ये था। अब आपका मैं आगे पार्ट 3, ध्यान दीजिएगा जी। अब ये आपका पार्ट 1 मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, और पार्ट 2 भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। अब आप लोगों के लिए पार्ट 3 का लेवल 3। अब आप ये जानिए जी, लेवल 1 और लेवल 3 को आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए। यदि आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, लेवल 3 का मतलब हो गया कि सब कुछ पढ़ लेने के बाद, यानी आपने ग्रामर वोकैब सब पढ़ लिया, अब आपकी फाइनल प्रिपरेशन चल रही है, यानी जिसको कह लें लेवल 3 का मतलब तैयारी अंतिम चरण में। अब आपकी जब तैयारी अंतिम चरण में है तब की ये बात मैं कह रहा हूं, तब हम लोग अंतिम चरण में, ठीक है ना। ओके, और आप लोग लेवल 1 की भी वीडियो को बहुत अच्छे से देखा करिए जी, वहां से बहुत कुछ आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा, ठीक। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगली वीडियो में, अगली क्लास में मैं आपसे फिर से मुखातिब हूँगा, आप लोगों के बीच में फिर से हूँगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।